नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, झारखंड में ईडी और राज्य सरकार के बीच छिड़े महासंग्राम की, देखेंगे एसआईआर पर कैसे सुप्रीम कोर्ट में घिर गया चुनाव आयोग, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में वोटिंग के बीच क्यों फिर सवालों में घिरा ईवीएम। Look at this. जानेंगे काशी के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन को लेकर क्यों घिरे पीएम मोदी। देखिए मंदिर है, ये टूट रहा है, जान से तोड़ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे जंग के करीब बढ़ रहे अमेरिका और ईरान। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल की ड्राफ्ट चुनावी सूची में नाम काटने पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब, नामों को सार्वजनिक करने का दिया निर्देश। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को राहत, बठिंडा कोर्ट ने मंजूर की स्थायी छूट की अर्जी, किसान आंदोलन को लेकर बुजुर्ग महिला किसान पर विवादित टिप्पणी का है मामला। कांग्रेस का केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार में चाइना के अच्छे दिन, बीजिंग के साथ बढ़ते ट्रेड डेफिसिट पर कसा तंज। सुप्रीम कोर्ट से विजय की फिल्म जननायकन को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इनकार, मद्रास हाई कोर्ट को दिया निर्देश, कहा सीबीएफसी की अपील पर 20 जनवरी तक करे फैसला। और दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सुनाया अहम फैसला, कहा आरटीआई एक्ट के तहत फंड को निजता का अधिकार प्राप्त, जानकारी साझा करने की अनिवार्यता पर दी जानकारी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल सरकार के सामने ईडी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है। ईडी की कोई भी दलील कोर्ट में काम करती नहीं दिखाई दी। कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तो कैसे पश्चिम बंगाल सरकार के सामने मुश्किल में दिख रही है ईडी, देखिए इस रिपोर्ट में। ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश ईडी पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पहले तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी को गुहार लगानी पड़ी कि सुनवाई टाल दें, छापे में हमें कुछ नहीं मिला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी सवालों में घिरी हुई दिखाई दी। दरअसल 8 जनवरी को सुबह ईडी की टीम ने कोलकाता में छापेमारी की। निशाने पर थे आईपैक के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकाने। प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी चीफ भी हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्दी ही होने वाला है, इसीलिए वो पार्टी की स्ट्रेटेजी का काम भी देख रहे हैं। ऐसे में आईपैक पर छापे का मामला तूल पकड़ना था, वैसा हुआ भी। टीएमसी चीफ इस दौरान छापेमारी वाली जगह पर पहुंच गईं। बाद में ईडी अधिकारियों के साथ उनके विवाद की खबर भी आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ईडी ने याचिका दायर की थी तो बंगाल सरकार ने भी कैविएट लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगा दिए। कहा कि ममता बनर्जी ने ईडी को काम करने से रोका है। ईडी के अधिकारी कोयला घोटाले के मामले में छापेमारी कर रहे थे तो बंगाल की सीएम रुकावट बनकर खड़ी हो गईं। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सिर्फ सरकारी काम में ही बाधा नहीं डाला है बल्कि डकैती डाली है। छापेमारी में जो सबूत ईडी ने बरामद किए, ममता सब कुछ छीन कर ले गईं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये डकैती का मामला है, इसीलिए ममता के खिलाफ डकैती की धाराओं में एफआईआर होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहां तक कहा कि इस मामले की जांच किसी दूसरे राज्य में होना चाहिए, बंगाल में जांच भी संभव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड पर कोई भी आदेश नहीं दिया। तो दूसरी तरफ बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के आरोपों पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने ईडी की छापेमारी को गुमराह करने वाला बताया। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने छापेमारी की शुरुआत सुबह 6:45 से की, लेकिन राज्य पुलिस को सूचना दी जाती है 11:30 बजे। मतलब साफ है कि वो सिर्फ कागजी काम पूरा करना चाहते थे और ये सूचना भी एक ईमेल के जरिए दी गई। ईमेल के सहारे ईडी अपनी कानूनी कमियों को छिपाना चाहती थी। सिंघवी ने ईडी के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर भी सवाल उठाया और कहा कि ईडी एक ही मामले में एक साथ कई अदालतों में जा रही है। ये मामला पहले से ही कलकत्ता हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ईडी सुप्रीम कोर्ट आ गई, उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था। तो वहीं बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी की छापेमारी को बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। सिब्बल ने कहा, आईपैक पश्चिम बंगाल में चुनावों में टीएमसी के लिए काम कर रहा है। उसके पास चुनाव में जुटा डेटा है। चुनावी डेटा गोपनीय होता है और वो सब वहीं रखा जाता है। चुनाव के बीच में वहां खबर क्यों जानी थी?
ईडी कोयला घोटाले की बात कर रही है। इस मामले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड किया गया था। तब से वे क्या कर रहे थे? चुनाव के बीच में इतनी दिलचस्पी क्यों? आईपैक के पास पार्टी का मटेरियल है, इसीलिए ईडी वहां गई थी। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी की अधिकांश डिमांड नहीं मानी। सिर्फ ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। फरवरी में ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों का ऐलान भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में ईडी और राज्य सरकार आमने सामने है। दोनों के बीच की तनातनी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। तो ऐसा ही कुछ नजारा झारखंड में भी दिखाई दे रहा है, जहां प्रशासन और ईडी में टकराव के हालात बन गए हैं। और अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया है कि पुलिस ने ईडी के दफ्तर में छापेमारी कर दी। साथ ही केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी ईडी और सरकार आमने सामने आ गई है। झारखंड की राजधानी रांची में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पर छापेमारी की है। ये मामला रांची के पेयजल विभाग में क्लर्क के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा हुआ है। पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार का आरोप है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान अधिकारी प्रतीक और शुभम ने उन पर जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया। ईडी अधिकारियों ने बेरहमी से मारपीट भी की, जिससे उनका सर फट गया। गौरतलब है कि संतोष कुमार पर झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 23 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। लेकिन अब जिस तरह उन्होंने ईडी के एक्शंस को लेकर शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद रांची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। सबूत इकट्ठा करने के लिए वो ईडी दफ्तर पहुंची, जहां सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। मारपीट के दावों की सच्चाई पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। आप जानते हैं कि विपक्ष तो पहले से ही ये आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और अगर देखा जाए तो बीते कुछ वक्त में जिस तरह पहले पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है, और फिर झारखंड में जहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की सरकार है, यानी जहां जहां विपक्षी दलों की सरकार है वहां ईडी की सक्रियता बढ़ी हुई है। लेकिन अब विपक्ष ने भी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने तो पहले ही ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब देखना यह होगा कि झारखंड का ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। ईडी की कार्रवाइयों के खिलाफ विपक्ष के तेवर सख्त नजर आ रही हैं। तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट में एक बार फिर इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से दलीलें पेश की गई। आयोग ने कहा कि वोटर बनने के लिए सिर्फ 18 साल की आयु पूरी करना ही काफी नहीं है, बल्कि भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलीलें पेश की। मामला मुख्य रूप से वोटर लिस्ट से नाम हटाने और नागरिकता तय करने के अधिकार पर केंद्रित रहा। द्विवेदी ने कहा कि भारतीय संविधान नागरिक केंद्रित है। सिर्फ 18 वर्ष उम्र पूरी करना ही काफी नहीं है। वोटर बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य शर्त है। जब याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि नागरिकता तय कौन करेगा, तो द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव के दायरे तक सीमित है। वो किसी को देश से बाहर निकालने का फैसला नहीं लेता। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 65 लाख नाम हटाए जाने पर चर्चा हुई। जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या किसी को संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाया गया है। इस पर आयोग ने कहा कि नाम मुख्य रूप से जान जाने, पलायन या दोहराव यानी कि डुप्लीकेशन के कारण हटाए जाते हैं। जिस पर द्विवेदी ने कहा कि याचिकाकर्ता क्यों चाहते हैं कि गुजरे हुए लोग लिस्ट में रहें। जो पंजाब चला गया उसका नाम बिहार की लिस्ट में क्यों हो। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि अगर कोई कहे कि मैं नागरिक हूं और वोट देना चाहता हूं, तो क्या आप तय कर सकते हैं। तो द्विवेदी ने कहा कि हाँ, हम दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट या 11 अन्य आईडी की जांच करते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सीजीआई ने कहा कि हमें हैरानी नहीं होगी अगर अगले चुनाव तक ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो जाए। इस पर द्विवेदी ने कहा कि दुख की बात है कि लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। राजनीतिक पार्टियां नाम कटने पर तो शोर मचाती हैं, लेकिन इस पर चिंता नहीं करती कि 33% लोग वोट देने ही नहीं आते। इस जिरह के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब इस मामले में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि उस दिन इस मामले में आगे क्या होता है।
चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है, चाहे वो एसआईआर प्रक्रिया हो या वोटिंग। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बीच एक बार फिर चुनाव आयोग सवालों में आ गया है। 15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतदान किया गया। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया पर कई सवाल भी खड़े हुए। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तो वोटिंग डे पर क्या रहा खास, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग हुई। सभी 29 निगमों को मिलाकर कुल 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और मुंबई में ही 28,000 के करीब सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। मुंबई नगर निगम के लिए मतदान शाम तक सुस्त ही रहा। करीब 48% ही मतदान हुआ। हालांकि मतदान केंद्रों के बाहर 5:30 बजे के बाद भी लोग कतारों में नजर आए। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो निकाय चुनाव में कुल 42% से ज्यादा वोटिंग हुई है। कई जगह वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद भी लंबी कतारें लगी हुई थी। जो लोग कतार में लगे हुए थे उन्हें वोट देने की परमिशन दी गई। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत में बदलाव होना तय माना जा रहा है। वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें चुनाव नतीजों पर हैं। 16 जनवरी 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और देर शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। शाम को साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र के शहरों में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले चुनावी प्रक्रिया गंभीर सवालों से घिर गई है। कई जगहों से मतदान में गड़बड़ी की खबर सामने आई। ठाकरे ब्रदर्स ने उंगली पर लगने वाली स्याही का मुद्दा उठाया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि पहले इस्तेमाल होने वाली स्याही को एक नए पेन से बदला जा रहा है और इस नए पेन को लेकर शिकायतें आ रही हैं। हैंड सैनिटाइजर लगाने पर स्याही गायब हो जाती है। अब एकमात्र विकल्प यही बचा है कि स्याही लगाएं, बाहर जाएं, उसे पोंछें और फिर अंदर आकर दोबारा वोट डाल दें। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये सब मुमकिन नहीं है। वहीं नासिक में ईवीएम मशीन 2 घंटे तक बंद रही। पुणे नगर निगम चुनाव की वोटिंग शुरू होते ही कुछ जगहों पर ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी की भी खबरें आईं। एनसीपी-एसपी के नेता रोहित पवार ने कहा कि पुणे और पिंपरी चिंचवड नगर निगम क्षेत्रों में कुछ ईवीएम्स अचानक बंद हो गई थी। कुछ मशीनों में समय करीब 15 मिनट पीछे चल रहा था। रोहित पवार ने कहा, नाम जिस बूथ पर होना चाहिए उस बूथ पर ना रखते हुए बहुत दूर लेकर गए हैं ताकि लोग वोटिंग न कर सकें। मुंबई में एक मंत्री का ही नाम बूथ पर नहीं है। बूथ के 100 मीटर के दायरे में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो शिवसेना यूपीटी नेता आनंद दुबे ने भी गड़बड़ी की शिकायत की और कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही। इस तरह के कई सवालों से बीजेपी और चुनाव आयोग घिरते दिखाई दिए। ऐसे में अब सबकी निगाहें 16 जनवरी को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र की सियासत के लिए अहम दिन रहा। वैसे इस दिन बसपा प्रमुख मायावती का 70वां जन्मदिन भी रहा। वो इस दिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही हैं, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। लेकिन बीजेपी परेशान नजर आ रही है क्योंकि मायावती ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है। तो क्या कहा बसपा प्रमुख ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी सभी समाज दुखी है और वो बसपा की सरकार चाह रहे हैं। इस बार गुमराह नहीं होना है। बसपा इस चुनाव में पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। मैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी मेहनत करूंगी। पार्टी के कैडर को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बसपा उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी राजनीतिक दल से ना तो गठबंधन होगा और ना ही कोई चुनावी समझौता किया जाएगा। गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है, खासकर अपर कास्ट का वोट जातिवादी पार्टियों को मिलता है, तभी सारी पार्टियां हमसे गठबंधन चाहती हैं। मायावती यहीं नहीं रुकी। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए आगे कहा कि चुनाव के वक्त ईवीएम में धांधली और बेईमानी की चर्चा है। ये व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। एसआईआर की काफी शिकायतें हैं, इससे हमें सजग रहना होगा। मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जिन परियोजनाओं का श्रेय लिया जा रहा है उनकी नींव बसपा सरकार के समय रखी गई थी। मेट्रो परियोजनाएं हो या एक्सप्रेसवे, इन सभी के लिए जमीन अधिग्रहण योजना और प्रारंभिक कार्य बसपा सरकार के दौरान ही हुए। बसपा की सरकार ने बिना भेदभाव के विकास किया और सामाजिक संतुलन बनाए रखा। मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बाद की सरकारों ने केवल प्रचार किया, जबकि असल काम बसपा सरकार के समय हुआ था।
मायावती के इन बयानों ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। मायावती ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो काशी में मणिकर्णिका घाट पर चला बुलडोजर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट के एक हिस्से को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया, जिसे लेकर जनता और विपक्ष दोनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। देखिए रिपोर्ट। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर हुए बुलडोजर एक्शन ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। विपक्ष और जनता एक साथ मिलकर मोदी सरकार के इस फैसले पर आग बबूला होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उनसे 2 सवाल किए हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, देश की जनता के आपसे 2 सवाल हैं। पहला, जीर्णोद्धार, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण विरासत को सहेज कर भी हो सकता था। पूरे देश को याद है संसद परिसर से आपकी सरकार ने किस तरह से महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समेत भारत की महान हस्तियों की प्रतिमाओं को बिना किसी की राय मशविरे के एक कोने में रखवा दिया था। जलियांवाला बाग मेमोरियल की दीवारों से इतिहास से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को इसी रेनोवेशन के नाम पर मिटाया गया। दूसरा सवाल, मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर का शिकार बनी सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें मलबे में क्यों डाला गया? किसी म्यूजियम में संभाल कर भी रखा जा सकता था। आपने दावा किया था मां गंगा ने बुलाया है, आज आपने मां गंगा को भुला दिया है। बनारस के घाट बनारस की पहचान है। क्या आप इन घाटों को जनता की पहुंच से दूर करना चाहते हैं? खड़गे के इन सवालों ने पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की टेंशन को डबल कर दिया है। इस मामले में बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, राजमाता पुण्यश्लोक धर्म रक्षिका पूजनीय देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के अपमान और उनकी सनातनी काशी विरासत के प्रति तिरस्कार पूर्ण कार्रवाई कोई भी सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा। भाजपा ये सब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। उनको ना काशी से मतलब है, ना काशी वासियों से, ना उनसे जुड़े किसी ऐतिहासिक महान व्यक्तित्व से। अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। जैसा आप जानते हैं कि वाराणसी खुद पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलना उन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इन सब के बीच अखिलेश यादव के इस ट्वीट ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि विपक्ष के इन हमलों और आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कोई सफाई आती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे जंग के करीब बढ़ रहे अमेरिका और ईरान। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, इसके लिए वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। उधर ईरान ने भी साफ कहा है कि बातचीत या जंग वो हर स्थिति के लिए तैयार है। इस बीच मुस्लिम देशों ने अमेरिका को चेताया है, साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात में वो अमेरिका का साथ नहीं दे सकते। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में कभी भी जंग भड़क सकती है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर से अपना सबसे घातक युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ भेज दिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 F-35 लड़ाकू विमान तैनात है। यानी एक तरफ से वो ईरान को घेरने की योजना बना रहा है, तो दूसरी तरफ अपने सैन्य ठिकानों को भी सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। कतर में अमेरिकी एयरबेस से अतिरिक्त सैनिकों को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये तय है कि अगर जंग हुई तो ईरान कतर में बने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना जरूर बनाएगा। ईरान ने तो पहले ही धमकी दे दी है कि अगर हमला हुआ तो सबसे पहले अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ऐसे में संकेत यही मिल रहे हैं कि जंग बेहद नजदीक है। लेकिन क्या अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना इतना आसान है, और क्या उसे अपनी जीत का भरोसा है? वैसे फिलहाल तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना मुसीबत मोल लेने जैसा लग रहा है, क्योंकि मुस्लिम देश अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब हो या तुर्की, कतर हो या ओमान, सभी प्रमुख देशों ने जंग को खतरनाक बताया है। उन्होंने ईरान के समर्थन में ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश को अपनी जमीन या अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। यानी अमेरिका के पास हमला करने के लिए ना तो इन देशों का सपोर्ट है और ना ही कोई मजबूत विकल्प, क्योंकि पश्चिम एशिया में लगभग सभी देश ईरान के साथ नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये जुबानी जंग आखिर किस नतीजे पर पहुंचती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।